आज के शो में। नैब की आमिर कियानी के खिलाफ इंक्वायरी, जफर मिर्जा के खिलाफ शिकायत की जांच पड़ताल की मंजूरी। शहबाज शरीफ की नैब में पेशी, कड़े सवालों जवाब। शुगर माफिया के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार। पाकिस्तान में कोरोना बेकाबू, WHO ने खतरे की घंटी बजा दी। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। कोरोना के हवाले से भी जो सूरत हाल जिस तरह से बेकाबू होती जा रही है, इस पर गुफ्तगू होगी इस प्रोग्राम में। नैब केसेस से पहले स्टार्ट करेंगे। आज नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ। इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास की हाईलाइट्स अगर देखें तो नैब ने आमिर कियानी साहब के खिलाफ एक इंक्वायरी की मंजूरी दी है और जफर मिर्जा साहब के खिलाफ जो शिकायत हैं उसकी जांच यानी कंप्लेंट वेरिफिकेशन की जो है वो मंजूरी नैब के इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में दी गई, जिसमें नैब के DG ऑपरेशंस, प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी नैब और इसके अलावा DG रावलपिंडी नैब भी मौजूद थे। इस इजलास के अलावा आज नैब में शहबाज शरीफ साहब की पेशी, उनसे कुछ सवालात, उन्होंने 13 सवालों के कहा गया जी जवाब दिए हैं। उनके अकाउंट्स, उनके इस पर जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी कुछ सवालात हुए हैं। इस पर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे कि आखिर का जो नैब का रेडार है जिसके ऊपर सवाल उठता है कि सिर्फ अपोजिशन के इर्द गिर्द घूम रहा है, आज की प्रेस रिलीज कुछ और पिक्चर पोर्ट्रे कर रही है, कितनी हकीकी पिक्चर है, ये भी सवाल उठाएंगे प्रोग्राम में। शुगर कमीशन रिपोर्ट के हवाले से जो इदारे मुतहर्रिक हुए हैं इस पर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। मैं मोहम्मद जुबैर साहब से प्रोग्राम का आगाज करते हुए, नून लीग के सीनियर रहनुमा है, साबिक गवर्नर सिंध है, हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफजई साहब भी पेशावर से मौजूद हैं, सूबाई वजीर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, पेशावर से साथ मौजूद हैं। जुबैर साहब, आज शहबाज शरीफ साहब की पेशी के हवाले से पहले पूछूंगा, क्या आप इस पर कहेंगे आज की पेशी के हवाले से? और फिर नैब का इजलास हुआ, आज तो हुकूमत के 2 नाम सामने आए, इनके खिलाफ कुछ हुआ, इंक्वायरीज और कंप्लेंट वेरिफिकेशन अप्रूव हुई हैं। नैब इसका मतलब अक्रॉस द बोर्ड जा रहा है, अकाउंटेबिलिटी कर रहा है। तो वैसे क्या मैसेज है? नहीं, अब जब वो होगा तो फिर देखे ना, नैब को सबसे पहले चाहिए था जब शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई थी जी, तो उनको चाहिए था सबसे पहले वो उसको जहांगीर तरीन को, क्योंकि वो एक सस्पेक्ट है सबसे ज्यादा, उनको ECL पर डालने की बात करता। तो द फैक्ट है कि आप शुगर कमीशन इतना बड़ा क्राइसिस हो गया, पाकिस्तान के अवाम को किया गया, और उसके बाद जहांगीर तरीन को ECL पर ना डालना और वो आराम से यहाँ से निकल जाएं, जबकि शुगर कमीशन की रिपोर्ट को सरसरी का भी जायजा लें, तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई इसमें कोई ऐसी कोई हकीकत है। ये जरूर है कि विद इन द गवर्नमेंट बहुत प्रेशर है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर भी है और भी दूसरे इदारे भी प्रेशर डाल रहे हैं कि जब तक इसको ब्रॉड बेस नहीं करेंगे अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस को, तो ये इसके कोई मायने नहीं होंगे। लोगों में एतमाद बहाल अगर नहीं है, जो अभी नहीं है पिछले 2 साल की कारकर्दगी के बाद, तो जाहिर सी बात है उसको डिसमिस कर देंगे लोग। और दूसरी बात ये है कि हमारा तो नैब को ये है, हम ये नहीं कह रहे कि अकाउंटेबिलिटी से हमें कोई इशू है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपने जितनी अकाउंटेबिलिटी अगर आपने जो करनी है उसमें आप पहले से तैयारी मुकम्मल किया करें, आप अच्छी तरह उसकी तहकीक कर लें, ताकि जब एक दफा आप शुरू करें तो फिर उसके बाद कोई इशू ना हो जी। अच्छा, लेकिन सुबह से ये बताइएगा, क्योंकि आपने हमेशा ये इल्जाम लगाया कि नैब न्याजी गठजोड़ है। अब सवाल ये कि राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया कल के, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब को वारंट गिरफ्तारी का पहले पता चल गया था। राना सनाउल्लाह ने अपनी नैब पेशी के बारे में कहा कि उनको भी इससे कबल उनकी सोर्स ने बता दिया था। वो डेफिनेटली सोर्स तो नहीं उन्होंने आइडेंटिफाई किया और करना भी नहीं चाहिए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लेकिन ये क्या मैसेज है? यानी आपको नैब की अंदर की खबरें लीक हो रही हैं तो इसका मतलब आपके ताल्लुकात अच्छे हो गए इदारों के साथ, क्या समझा जाए इससे जुबैर साहब? ये नहीं समझा जाए, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में आपको पता है कि अंदर काबीना का इजलास हो रहा होता है या का इजलास हो रहा होता है, फैसले हो रहे होते हैं और 5 मिनट के बाद खबर बाहर आ जाती है। वो तो कोई भी हुकूमत होती है उसमें इन्फॉर्म करने वाले भी होते हैं, आपको मेरे से ज्यादा पता होगा। ये सोर्स जाहिर है, ये जब कहते हैं आप लोग कहते हैं कि सोर्सेज ने कहा है, तो सोर्सेज तो आपको पता है, अंदर की कहानी बता देते हैं। बट यस, नैब के हवाले से भी देखें, एक मैं आपको बिल्कुल खुल के बात बताऊं कि इस मुल्क में एक ही साथ हुकूमत के मुख्तलिफ इदारे एक दूसरे की रिपोर्टें भी दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ इदारे ये समझ रहे होते हैं कि
उनकी हमदर्दी हासिल करने के लिए वो या शहबाज शरीफ की हो या किसी की भी हो, तो वो उनको जाहिर है इन्फॉर्म भी कर देते हैं। तो राना सनाउल्लाह ने सही बात की है। नहीं, ये आप इससे पहले भी यही सिस्टम था, लेकिन आप लोग गिरफ्तार भी हो रहे थे उस जमाने में, नैब की पेशी में गए, पता चला बाहर नहीं निकले, गिरफ्तार हो गए। तो उससे पहले मालूमात आप लोगों को नहीं मिलती थी, अब मालूमात की जराए अच्छे हो गए हैं, इसका मतलब ये तो हम कह सकते हैं सर इन हालात में। अब पता नहीं आप इससे क्या तजकिया लेंगे कि अब ज्यादा अच्छी तरह पता चल जाता है और पहले नहीं पता चलता था। आई मीन हो सकता है कोइंसिडेंस हो, मुझे नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि अब ज्यादा अच्छी तरह अच्छे हालात हो गए पहले के मुकाबले में। यस, हाँ, हमें एक चीज का होश आ गया। आपको पता है कि सबसे पहली गिरफ्तारी हुई थी वो शहबाज शरीफ की हुई थी अक्टूबर के पहले हफ्ते में। अगस्त के तीसरे हफ्ते में इमरान खान हुकूमत उन्होंने बनाई थी और विदिन आपको पता है तकरीबन 4-5 हफ्ते के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था शहबाज शरीफ को। तो वो हम भी नए नए आए थे, वो भी नए नए आए थे। अब हमें भी नैब का और इसका जो गठजोड़ है पीटीआई की हुकूमत का, वो समझ आ गई है कि हाउ टू दे ऑपरेट। फिर कई चीजें होती हैं तूफान जो बड़े खुल के इजहार किया जाता है कि खशीद साहब अल्लाह ताला उनको सेहत दे, कोरोना में उनको इंफेक्शन हो गया, लेकिन आपको पता है वो खुल के बयान करते हैं कि रमजान के बाद झाड़ू फेरेगा और रमजान के और शहबाज शरीफ के लिए तो डायरेक्टली वो बार बार एक चीज कहते रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इसमें कोई इतनी चीजें नहीं रहती हैं जितनी। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल तो ये शौकत साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जुबैर साहब ने कहा कि आप जो आज भी नैब की प्रेस रिलीज आई ठीक है, लेकिन जब तक शुगर कमीशन में जहांगीर तरीन साहब ईसीएल में ना होते, उनको अरेस्ट ना होते, जब तक शायद जो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी है उसका मैसेज सही तरह नहीं पोर्ट्रे होता। डू यू एग्री विद शौकत साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि जुबैर साहब की मैंने बातें नहीं सुन सका। मैं 2-3 दफ़ा आपसे कहा कि मुझे आवाज़ इनके सुना दें, अच्छा होता। दूसरी बात ये कि देखें, शुगर माफिया की जहाँ तक ताल्लुक है, ये तो इमरान खान ने एक वादा किया था कौम के साथ कि जो माफिया है जो इस मुल्क को खा रही है उसको मैं ज़रूर एक्सपोज करूँगा और उनके ख़िलाफ़ मैं ज़रूर एक्शन लूँगा। अब आप देखें कि अब तक जो हुआ है, अब तक की जो कार्रवाई हुई उसमें तो कम से कम इनको मुतमईन हो जाना चाहिए कि वो तमाम माफिया जो है वो एक्सपोज हो चुका है। वो इवन जहांगीर तरीन से लेके जितने भी लोग थे उसमें नाम तो आगे ना, किसी का नाम तो नहीं छुपाया ना। आज से पहले जितने भी इंक्वायरियाँ होती रही उसकी रिपोर्ट आपको पता है कि कभी भी इस तरह सरेआम नहीं, अक्सर रिपोर्ट आगे गायब हो जाती थी। इस रिपोर्ट के ऊपर बाकायदा काम हो रहा है और जब प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि मैं इंशाअल्लाह ताला जो लोग भी इसके अंदर मुलविस हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा, तो इंशाल्लाह होगा, ये आप यकीन करें, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमें क्लियर कट बताया गया है कि आप खुलकर कह सकते हैं कि शुगर माफिया नहीं, सिर्फ इसके बाद आटा माफिया, इसके बाद सीमेंट माफिया, इन सब के खिलाफ कार्रवाइयाँ होगी। इसलिए कि इस मुल्क को जो चंद लोगों ने घेर कर, चंद लोगों ने इसको माशी बहरान का शिकार बना के जो जिस तरह वो लूटते रहे हैं अंदर से, उन सब के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन थोड़ा सा उसमें कार्रवाई हो रही है अंदर से, और जैसे ये मुकम्मल होगी इंशाल्लाह आप देखेंगे। ये सारी बातें पहले कहते थे जी इंक्वायरी हो ही नहीं सकती है, इंक्वायरी हो गई। फिर कहते जी ये इंक्वायरी होगी तो कहाँ से पब्लिश करेंगे, पब्लिश हो गई। अब ये रह गया इम्प्लीमेंटेशन का। तो ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह इमरान खान जो बात करता है वो करता है इंशाल्लाह। वो किसी के, उसको कोई मजबूरी नहीं है, कोई खौफ नहीं है, उसके फैमिली के कोई लोग इसमें मुलविस नहीं है। तो मेरे ख्याल से अगर वो ये कह रहे हैं कि मुझे मुल्क का मफाद अजीज़ है सबसे ज़्यादा, तो फिर हमें यकीन तो कर लेना चाहिए। अब ये तो अलग बात है कि जुबैर साहब या उनकी का जो पार्टी है वो एहसास प्रोग्राम को भी कहती है हम नहीं मानते, वो कहते हैं जी लॉकडाउन क्यों खत्म किया जा रहा है जबकि पूरा पाकिस्तान कह रहा है खत्म करें, तो वो तो एक अलग बात है ना। लेकिन हर आदमी अपने एंगल से देखता है। मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि वो जमाना गुजर गया। ये जो मैं आपसे सवाल जो ईसीएल के बारे में जुबैर साहब ने रेज किया था कि ईसीएल में उनके नाम कम से कम डाल दिए जाए, शुगर मिल ओनर्स जो हैं जिनका नाम आया कि बेनिफिशियरी है या जो मुस्तफीद हुए कम से कम। देखिए ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाए, देखिए ये भी हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि देखें इलाज की गरज से अगर नवाज शरीफ साहब बाहर जा सकते हैं तो फिर जहांगीर तरीन भी जा सकता है ना इलाज के लिए। वो भी तो इलाज के लिए गया उसको। आफ्टर दिस ब्रेक इस बात को जो यहीं से कंटिन्यू करता है, हमारे साथ रहेगा नाज़रीन, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी शामिल करेंगे जो बात है। इस ब्रेक के बाद शौकत यूसुफ साहब से सवाल पूछेंगे, हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और बेनकाब में अहम तरीन सवाल हम उठा रहे हैं। नैब की एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में भी आज दो इंक्वायरीज एक इंक्वायरी अप्रूव हुई, एक कंप्लेंट वेरिफिकेशन के हवाले से मंजूरी दी गई। इसमें जो इजलास हुआ, जो 3 इंक्वायरीज अप्रूव हुई उसमें से एक नाम आमिर महमूद क्यानी साहब का है, साबिक वफाकी वजीर बराए नेशनल हेल्थ सर्विसेज एंड कोऑर्डिनेशन। और इसमें हम जानते हैं इस वक्त दवाओं की कीमतों, अद्वियाती कीमतों के हवाले से अहम मामला है। और इसके साथ साथ शिकायत की मंजूरी हुई डॉक्टर जफर मिर्जा जो कि मुशीर बराए सेहत हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। शौकत साहब, मैं पूछना चाहूँगा क्योंकि ये दो अहम नाम हैं आपकी अपनी हुकूमत के। ऑपोजिशन कहती है कि नैब बैलेंसिंग एक्ट करता है जब अफराद के नाम किसी नैब की प्रेस रिलीज में आते हैं, और ये भी कहती है कि आप लोगों के नाम तो आते हैं लेकिन आप लोग गिरफ्तार नहीं होते। इसके बनस्बत ऑपोजिशन के खिलाफ केसेस शुरू होते हैं, इनिशियल स्टेजेस में ही गिरफ्तारी हो जाती है। इस बारे में क्या रद्दमल देंगे आप? देखें, हमारे खिलाफ या हमारे पार्टी के लोगों के खिलाफ जितने भी केसेस आप देख रहे हैं सामने आ रहे हैं, वो ऐसे हैं कि मफरूज़ों की बुनियाद पे होते हैं कि जी ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो जाहिर है वो उनको पूरा हक हासिल है नैब को कि वो इस पर इंक्वायरी करे। यही तो इनका मसला है कि जी हमारे लोग गिरफ्तार होते हैं तो कहते हैं क्यों गिरफ्तार हुए, जब नहीं होते हैं तो कहते हैं क्यों नहीं होते हैं, या इनके खिलाफ इंक्वायरी क्यों नहीं होती है। तो मसला ये है कि देखिए इन्होंने जितने भी इश्यूज़ उठाए हैं, BRT का इशू इन्होंने उठाया, इन्होंने मलम जबा का इशू उठाया, आज तक ये बता नहीं सके कि मलम जबा में क्या हुआ है, BRT में कौन सी करप्शन हुई है। इस तरह तो नैब नहीं कर सकता है ना कि बगैर किसी वजह के सिर्फ इनको पूरा करने के लिए कि जी इनकी ख्वाहिश है कि अगर 3 हमारे गिरफ्तार करने हैं तो 3 गवर्नमेंट के भी करें। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। जो 30-30 साल 35-35 साल हुकूमतों के अंदर रहे हैं और आज वो इस चीज़ से घबरा रहे हैं कि जी हम तो ये हिसाब नहीं दे सकते कि ये फलां चीज़ हमने बनाई है, कहाँ से बनाई। अब ये तो इनका कसूर है ना। अगर आज भी ये देखो, ये जो कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, इनसे क्या पूछा जा रहा है? इनसे यही पूछा जा रहा है कि आप हुकूमत में थे, उस वक्त क्या था आपके पास, जब हुकूमत में आप आए हैं उसके बाद आपके पास जो एसेट्स बने ये आप बता दें कि कहाँ से बने। बस सिंपल सी बात है। ये जवाब अगर दे दे तो मेरे ख्याल से कोई इशू ही नहीं रहेगा। यही जवाब नहीं दे रहे, कसूर हम पे डाल रहे हैं कि जी नैब हमें तंग कर रहा है। जाहिर है नैब तो उस वक्त तक आपको तंग करता रहेगा जब तक आप जवाब नहीं देंगे। अगर आमिर क्यानी साहब या कोई और उनसे अगर कोई पूछ कुछ हो रही है और वो उसका जवाब नहीं दे पाए तो जाहिर है डेफिनेटली एक्शन होगा। उसमें तो गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर सकती, गवर्नमेंट नैब आजाद है। मैं नासिर हुसैन शाह साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं जी, वज़ीर इत्तलात हैं सिंध के। नासिर हुसैन शाह साहब, मैं आपसे स्पेसिफिकली, क्योंकि आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, आपने उसमें SBC पे बात की है, लेकिन कोरोना से मुतालिक सूरत हाल पर सेहत जो सूबा सिंध की है इस पर भी कुछ सवाल जवाब हुए। मैं चाहूंगा कि हम यहाँ बता सकें नाज़रीनों कि बड़ा ये र्यूमर्स है कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं बची है, अस्पतालों में बेड्स नहीं बचे हैं। सिंध की सूरत हाल इस वक्त है क्या और कितनी अलार्मिंग हो गई है आप लोगों की नजर में? किस तरह एसेस कर रहे हैं आप सिचुएशन को? राज़ा साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, हमने अपनी कैपेसिटी काफी हद तक बढ़ाई है चीफ मिनिस्टर सिंध के अहकामात पर मिनिस्टर हेल्थ हज़रा पेचो साहिबा ने। और लेकिन हम तो शुरू से कह रहे थे कि जब पेशेंट्स बढ़ेंगे तो हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है पूरे पाकिस्तान में, लेकिन अगर सिंध की बात करें तो जाहिर है यहाँ भी, लेकिन हमने उसको बहुत हद तक बढ़ाया है और पूरे सूबे में इस वक्त 12,000 के करीब हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन काफी पेशेंट अब बढ़ रहे हैं और एक बड़ी तादाद जो है पेशेंट्स की वो आ रही है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास इस वक्त गुंजाइश नहीं है। मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में इस वक्त भी काफी हद तक जगह है जहाँ पे वो पेशेंट्स को ले रहे हैं और उनको एडमिट किया जा रहा है। लेकिन ये एकदम जो बढ़ रही है ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है जिसकी तरफ शुरू से ही हमने, मुराद अली शाह साहब ने, चीफ मिनिस्टर सिंध ने कहा, लेकिन उस बात को सीरियस नहीं दिया गया और उस वक्त कहा गया कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, फ्लू है और इससे डरना नहीं है और सब ठीक हो जाएगा। तो अब आप देख लें कि पूरे मुल्क में जो है वो सिचुएशन और पेशेंट डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं और अब कहा जा रहा है कि बड़ा सीरियस इशू है। तो कोविड से तो जी डरना भी है और बचना भी है। और नाज़िर, इस बारे में क्योंकि 1-2 जगह ये भी हुई, जमहूरियां हुई, बल्कि शोज में जिक्र हुआ कि शायद 15 जून से सिंध हुकूमत कोई सीरियस इकदाम का सोच रही है, यानी लॉकडाउन के हवाले से कोरोना की अलार्मिंग सिचुएशन के पेश नजर। कोई है बातचीत आप लोगों के आपस के सर्कल्स में, काबीना में, कि इसको सख्त किया जाए लॉकडाउन मेजर्स को? कुछ इस तरह के हवाले से कुछ पेशरफ्त है? सुफियान साहब, देखें अब ये इस हद तक फैल चुकी है वबा
कि अब तो इसको कैसे रोका जा सकता है। अब तो इसके साथ एक लंबे अरसे के लिए जाना है, लेकिन एहतियाती तदाबीर SOPs पर सख्ती से अमल कराने की बात की जा सकती है। जो वो पहले कहते थे, सिंध गवर्नमेंट ने कहा था अगर उस वक्त 15-15 दिन के प्रॉपर लॉकडाउन हो जाते तो ये वायरस को रोका जा सकता था। देखिए, ये वायरस यहाँ का नहीं है, कोई गैस फील्ड नहीं है जो जहां से निकला पाकिस्तान से या किसी और जगह से, ये सब बाहर से आया। तो जितने लोग बाहर से आए थे, बाय एयर आए या कप्तान या अफगानिस्तान के थ्रू आए, उनको ट्रैक करके टेस्ट किया जा सकता था। उनके जो कॉन्टेक्ट हैं या जो उनके इर्द गिर्द के जो भी लोग थे, तो इसको रोका जा सकता था। ये जो लॉकडाउन हम कह रहे थे, इस वजह से नहीं था कि हम अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है, बिल्कुल कैपेसिटी भी बढ़ानी थी, लेकिन उसके साथ इसको रोका जा सकता था। लेकिन उसको सीरियस नहीं लिया गया, और बल्कि आपने देख लिया कि अगर हमने इक़दामात किए तो फिर उस पर किस तरह का रिस्पॉन्स आने लगा। तो अब तो जी ये वबा फैल चुकी है। अब कोई लॉकडाउन, अगर हमें अब भी कोई यकीन दिला दे कि 3 माह 4 माह में अगर लॉकडाउन हो तो ये इस पर कंट्रोल होगा, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम उस लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। हम अपनी पूरा डेवलपमेंट का पूरा बजट इस पर लगा देंगे कि लोगों को फैसिलिटेट करें, उनके घरों तक राशन पहुंचाएं, जो कारोबारी लोग मुतासिर हों उनके नुकसान का कुछ न कुछ अजाला करें। लेकिन कोई टाइम पीरियड नहीं है सामने, तो अब वो टाइम गुजर गया। अगर उस वक्त सीरियस ले लिया जाता फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, जिस वक्त हमारा मजाक उड़ाया जा रहा था, अगर कोई हम इस टेस्ट बात करते थे, तो अब क्या, अब नहीं है। हाँ सर, एक चीज और मैं चाहूंगा कि आप रहनुमाई करते जाएं, क्योंकि अभी हैं हम खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी जानेंगे, लेकिन बहुत से लोग अवाम के लिहाज से सवाल ये है कि बहुत से लोग फेसबुक पर किसी ग्रुप पे पोस्ट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, किसी को वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। इस सिलसिले में कोई आपकी यानी हेल्पलाइन जो रिस्पॉन्सिव भी हो और इमीडिएट रिस्पॉन्स दे, कोई है ऐसी आप सिंध की तरफ से बता सकें जहां मुश्किलात का सामना है तो लोग इधर उधर इस वक्त अपने अपने जराए से राब्ते करने के बजाय, और बहुत से लोग आपने सुना होगा फैसल सजवारी साहब कह रहे थे उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, कुछ और इन्फ्लुएंशियल लोग थे जिनको नहीं मिल रहा, तो फिर आप लोग कर क्या रहे हैं इस बारे में, किस तरह से राब्ता किया जा सकता है गवर्नमेंट से? जी, मैं आपको अर्ज करूं कि हमने एक प्रॉपर नंबर जो है 3-4 हमने दिए हुए हैं। हमारी मुकम्मल तौर पर एक हेल्पलाइन है जिस पर अगर आप कॉल करते हैं तो आपको बता दिया जाएगा कि किस जगह पर अवेलेबिलिटी है और आप अपने पेशेंट को वहां पे ले जाएं। एम्बुलेंस भी मुहैया कर दी जाएगी और दीगर चीजें, ये पूरा एक सिस्टम बनाया गया है। मैं आपके नंबर पर वो व्हाट्सएप कर देता हूँ। नहीं वो तो है, वो ना साहब वो सब है, लेकिन देखिए नहीं मिल रहा था तभी तो फैसल सजवारी साहब ने भी कहा कि उन्हें नहीं मिल रहा था अपनी वालदा के लिए, तो वो मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है वहां पे फोन करके? जी बिल्कुल मिल रहे हैं, इस वक्त भी अवेलेबिलिटी है, लेकिन जाहिर है पेशेंट्स की तादाद बढ़ रही है। जो सब सूबों में हमें सूरत हाल ये दरपेश है, ये कोई एक सूबे का मामला नहीं है कि हम कहें कि ये, लेकिन हमने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है। अगर टेस्ट की बात करें तो 26 फरवरी को जब पहला केस आया, 27 को हमारी मीटिंग हुई टास्क फोर्स की, तो उस वक्त हम लोग 80 के करीब टेस्ट कर सकते थे, वो भी प्राइवेट सेक्टर में। इस वक्त हम 8000 से ज्यादा कर रहे हैं टेस्ट, जो रिजल्ट आ रहे हैं। और फिर जो कैपेसिटी थी कोविड पेशेंट्स के लिए, जाहिर है कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन इस वक्त पूरे सूबे में 12,000 के करीब बेड हैं, जो नॉर्मल बेड, HDU बेड या फिर कुछ वेंटिलेटर। जाहिर है वेंटिलेटर हमारे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन हमने 283 के करीब तो जो अवेलेबल थे, कुछ हमने फिर इंपोर्ट किए हैं और दीगर लोगों ने भी हमें सपोर्ट की है, लेकिन वो नहीं है क्वांटिटी जो हम कहें कि जी हम बड़े मुतमईन हैं और हर तरह की फैसिलिटी है हमारे पास, ऐसा नहीं है। अलार्मिंग सिचुएशन है, और लेकिन ये सूरत हाल नहीं है कि कहीं भी गुंजाइश नहीं है और हम लोग पेशेंट्स को ले नहीं रहे। ठीक है, इस वक्त ऐसा सही है ना साहब, ये आपने वजाहत करी। शौकत जी साहब, आपसे खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हमें जानना है कि वहां पर इन एक्चुअल सूरत हाल क्या है। अगर हम ब्रेक पे फौरन जाने हैं, इसके बाद आके शौकत साहब से डिटेल में पूछेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में वहां की हुकूमत के पास बेड्स के हवाले से और दीगर सूरत हाल के हवाले से क्या इस वक्त सूरत हाल है, कोरोना के हवाले से इकदाम क्या सोच रही है गवर्नमेंट। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आपने जाना कि सुबह सिंध में कोरोना वायरस के बाद जो अलार्मिंग सिचुएशन है बेकाबू हो चुका है। इस वक्त बेड्स कितने हैं, वेंटिलेटर्स कितने हैं, जो लोग मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, वज़ीर इत्तलात सिंध से हमने जाना। शौकत यूसुफ़ी साहब से जानते हैं। खैर पख्तूनख्वा में शौकत साहब क्या सूरत हाल है? हमने जाना तकरीबन 14,000 से ज़्यादा केसेज हैं, 587 डेथ्स हैं। इस वक्त अस्पतालों में बेड्स की सूरत हाल, वेंटिलेटर्स की सूरत हाल, गवर्नमेंट का प्लान ऑफ एक्शन, सब पर वजाहत अगर आप दे सकें शौकत साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो ये कि केसेस में इजाफा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जो ईद के दिनों में जो इजाज़त दी गई थी और जिसके दौरान लोग निकले थे ख़रीदारी करने के लिए, उसकी वजह से काफ़ी इजाफा होता जा रहा है। लेकिन अल्लाह के फजल से कोई आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। अभी भी वेंटिलेटर्स भी हैं हमारे पास और अस्पतालों में बेड्स भी हैं और अभी मज़ीद हम उसके लिए और भी इस्तिताद बढ़ा रहे हैं। कल जो फैसला हुआ है कि हमारे जो BHU है और THQ DHQ लेवल के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको भी हम काफ़ी उनको बेहतर करने की पोजीशन में है और इंशाल्लाह उनको भी बहुत बेहतर किया जा रहा है। इस वक्त जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनमें भी जो बेड्स की गुंजाइश है वो बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा हमारे पास बहुत जो पहले से बने हुए जो बिल्डिंग्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं या जो अभी फंक्शनल नहीं है, हमने उनको भी अब फैसला किया है कि उनको भी छोटे मोटे उसके अंदर काम रहते हैं, लेकिन हम उनको फंक्शनल करना चाहते हैं और बेड्स की इस्तिताद हमारे पास काफ़ी है। इंशाअल्लाह ताला अभी तक कोई ऐसी सिचुएशन नहीं बनी है कि मैं कहूँ कि जो आउट ऑफ कंट्रोल है या मुश्किलात हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि देखें, 18 अमेंडमेंट के बाद हर सूबा आज़ाद है और जब ये जो NCC या NCOC की जब मीटिंग होती है तो उसमें चारों सूबों के वज़राए आला साहिबान मौजूद होते हैं और उसमें सिंध की आवाज़ होती है बाकायदा। वो इस पर कोई कदगल नहीं होता है कि या जो फैसला होता है NCC का वो जो है ना वो बाइंडिंग होता है, बल्कि हर सूबा जो है वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करता है और आज़ाद है। और मुझे ये कहते हुए बड़ा अफसोस होता है कि जब भी हमारे मिनिस्टर साहिबान आते हैं सिंध के तो वो फ़ौरन वफाक पे अटैक करते हैं। देखिए, आपने वहाँ सख्त लॉकडाउन भी किया लेकिन फिर भी कोरोना वहाँ नहीं रुका। आपने सिर्फ कराची को फोकस किया, आपको चाहिए कि आप सिंध के दूसरे इलाकों को भी फोकस करें जिस तरह हमने किया हुआ है। हम सिर्फ पेशावर को फोकस नहीं कर रहे हैं, हमने पूरे खैबर पख्तूनख्वा को फोकस किया। हमारे साथ इस वक्त पूरे खैबर पख्तूनख्वा के बराबर फाटा आया का जो मर्जर हुआ है वो आप देखें, 2.5 करोड़ आबादी है। तो ये जो सारी चीज़ें, मेरे ख्याल ये है कि अगर हमें बजाय इसके कि हम एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालें, मेरे ये ज़ाती ख्याल है कि हुसैन शाह साहब बड़े अच्छे हैं, मेरे दोस्त भी हैं, लेकिन मैं ये गुजारिश करूँगा कि मैं ये गुजारिश करूँगा कि अपनी इस्तिताअत बढ़ानी चाहिए हमें। जो हमारे अंदर खामियाँ हैं, कमी है, आपने वफाक से अगर कोई चीज़ डिमांड की है, आपको नहीं मिला है तो बिल्कुल आप आके कहें कि जी हमने वफाक से ये मांगा है, वफाक हमें नहीं दे रहा। लेकिन अगर आप सिर्फ ये कहें, क्योंकि हमारे पास फुल इख्तियार है सूबे के पास कि कोई हमारा वो नहीं कर सकता कि हम कहें कि जी वफाक हमें मजबूर कर रहा है। आपने मुकम्मल लॉकडाउन किया, आपको पता है कि मुकम्मल लॉकडाउन करने से भी आपके मामला नहीं रुके। जब नहीं रुके तो इसलिए वफाक ने फैसला किया था कि जी लॉकडाउन हम वो थोड़ा सा हल्का करते हैं ताकि लोगों को भी रिलीफ मिले। ये नहीं कि हम एक तरफ से उनका सांस बंद कर दें कि जी आप मजदूरी ना करें, आप कोई कारोबार ना करें, दूसरी तरफ हमारे हुकूमत के पास भी ऐसे कोई वसाइल ना हो, तो क्या होगा? कोरोना से मरेंगे नहीं मरेंगे, भूख से मर जाएंगे। लेकिन अगर ये अभी इन्होंने कहा लॉकडाउन में नासिर साहब ने, और मैं इस पे आपका जवाब चाहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह उन्होंने कहा, उनको मैंने उससे पूछा कि लॉकडाउन के हवाले से क्या मुमकिन है कि दोबारा कुछ हो सकता है, तो जिस तरह उन्होंने कहा उससे स्टोन से लगा कि अब वो समझते हैं, तस्लीम कर चुके हैं कि अब लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं केसेस अब इतने बढ़ गए हैं कि अगर आप उन्हें कोई कह भी दे कि 3-4 महीने अगर लॉकडाउन आप करें तो शायद फर्क पड़ जाए, तो करने को तैयार हो, लेकिन अब उनको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये माइंडसेट जो है ये आप समझते हैं ये खैबर पख्तूनख्वा में भी है कि अब लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं, क्योंकि केसेस बढ़ चुके हैं, ऑलरेडी फैल चुके हैं, अब कुछ हो नहीं सकता। देखें लॉकडाउन जो है वो ऐसे सूरत में की जा सकती है कि जब आप हर घर को आप खाना तैयार पहुंचा सकें। आपके पास क्या इतने रिसोर्सेज हैं? नहीं है। जब इस हकीकत को हम समझते हैं तो फिर तो देखें ना, अगर ये लॉकडाउन हम कर भी दें, चलो महीना कर लेंगे, 2 महीने कर लेंगे, क्या 2 महीने बाद ये वायरस ख़त्म हो जाएगा? नहीं ख़त्म होगा, फिर हमें निकलना पड़ेगा। तो ये तो वज़ीर आज़म साहब यही कह रहे हैं कि हमें इसके साथ रहना सीखना होगा, कैसे रह सकें इसके साथ, और फिर साथ साथ अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, फिर अपने कारोबार पे तवज्जो देनी है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन विद SOPs।
कभी आप वज़ीर-ए-आज़म ने कभी ये नहीं कहा कि आप अपना एहतियात ना करें। सारी दुनिया को पता चल गया। आप देखें ना, अब तो किसी से कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं कि किसी को ये ना पता हो कि जी कोरोना हो सकता है अगर मैं बाहर जाऊं बगैर मास्क पहने, या मैं किसी के साथ इस तरह गले मिलता रहूं, हंसता रहूं, हाथ मिलाता रहूं तो मुझे कोई कोरोना वायरस नहीं होगा। तो ये तो गलतफहमी है, सबको पता है। लेकिन शौकत साहब, आप लॉकडाउन का जो फैसला था वो गलत फैसला था, तो सिर्फ सिंध ने नहीं किया था, वो तो खैर पख्तूनख्वा ने भी किया था, पंजाब ने भी किया था, वफाक ने भी किया था, बलूचिस्तान ने भी किया था, और सब जगह उसके बाद वज़ीर साहब ने कहा जी कि लॉकडाउन का फैसला अब सही नहीं है। तो शुरू में फिर क्यों किया था लॉकडाउन का फैसला? इसलिए किया था कि दूसरे मुल्क कर रहे हैं तो हम भी कर लें, शायद ये था, कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था? क्यों किया था? तो गलत फैसला था। देखिए वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो कंटेक्स्ट देखे ना, उन्होंने किन कंटेक्स्ट में बात की है। देखिए लॉकडाउन खत्म करना तो कभी भी मैं नहीं कह सकता कोई अच्छा फैसला था, लेकिन लॉकडाउन खत्म न करना भी तो कोई अच्छा फैसला ना था ना। आप मुझे बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म तो यही बात कर रहा है ना कि कोई आके मुझे ये बता दे, जैसे अपोजिशन वाले कह रहे हैं लैपटॉप के ऊपर बैठकर कि जी ये लॉकडाउन जो है ना ये बस मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया जाए। अच्छा, मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया जाएगा तो होगा क्या? लोग कहाँ से खाएंगे? क्या ये सारा तबका कोई मतलब इतने बड़े अमीर लोग होंगे या कोई इनका मैं तो नहीं समझता। हमारे तो मेजॉरिटी, मैं कहता हूँ मेरा हल्का आप लें तो 70% तो उसमें कोल माइंस वर्कर है। तो अगर कोल माइंस को आप बंद कर देंगे तो ये वर्कर्स कहाँ जाएंगे? तो 2 दिन के लिए भी अपना खाना नहीं पूरा कर सकते। यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि फैसला अच्छा था या नहीं था तो एक तरफ करें, लेकिन अगर हम ना करते तो उसके मुश्किलात कितनी होती है। आपकी मईशत का क्या हाल है आज आप देखें अपने मुल्क की मईशत का। मैं तो कहता हूँ कि इस सूरत हाल को अगर आप देखें तो ये अच्छा फैसला था, लेकिन क्या हमने SOP पे अमल किया? क्या हम SOP पे अमल करा सकते हैं? ये गवर्नमेंट का मसला है, ये गवर्नमेंट का मसला है। और आप देखें कि यहाँ बड़ी सख्ती हो रही है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। अगर सिर्फ अपनी सख्ती नहीं करा सकता, वो इम्प्लीमेंट नहीं करा सकता, तो फिर वो अपने बारे में सोचे कि उन्होंने क्या करना है। फिर तो वफाक के ऊपर तो कोई कीचड़ ना उछाले, क्योंकि वफाक ने तो उन्हें मना नहीं किया कि आप ये करें और ये ना करें। ठीक है शौकत साहब, शुक्रिया आपका अदा करेंगे। वक्त इख्तिताम पे पहुंचा है, आपने मौक़िफ़ दिया खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, सूबा सिंध के हवाले से भी नासिर हुसैन शाह साहब ने फरमाया, और हमने नैब केसेस पर भी बात की साहब से और PTI के रहनुमा शौकत यूसुफ साहब से। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। फीडबैक लिखने के लिए फेसबुक, ईमेल और ट्विटर जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं, देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।